जय हिंद साथियों। एनसीसी मिलिट्री साइंस इस विषय के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत लेक्चर में हम भारत के सैन्य दलों के बारे में बातचीत करेंगे। भारत के सैन्य दलों में प्रमुख 3 सेवाएं हैं। नंबर 1 आर्मी यानी कि थल सेना, नंबर 2 नेवी यानी नौसेना, नंबर 3 एयरफोर्स यानी वायुसेना। थल सेना, नौसेना और वायुसेना सैन्य दल के यह तीनों भी सेवाएं भारत में किस प्रकार से कार्यरत है, इन सेवाओं की रचना किस प्रकार से है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डिफेंस सर्विसेज यानी सैन्य दल जब कभी भी हमारे देश में बाह्य आक्रमण होते हैं तो बाह्य आक्रमणों को रोकने के लिए, बाह्य आक्रमणों से हमारे देश का संरक्षण करने के लिए हमेशा ही हमारे देश के सैन्य दल तत्परता से कार्यरत होते हैं और तत्परता से कार्य करते हैं। युद्ध काल के दौरान शत्रुओं के साथ लड़ना, युद्ध काल के दौरान जब कभी भी शत्रु हमारे सीमा रेखाओं को लांघ करके हमारे देश में आने की कोशिश करते हैं तो उन शत्रुओं को खदेड़ना, उन शत्रुओं के साथ लड़ाई करना और देश का संरक्षण करना, यह अहम भूमिका सैन्य दलों की होती है। हमारे देश के जो भौगोलिक सीमा रेखाएं तय हुई है, उन तय किए गए सीमा रेखाओं को लांघ करके जब कभी भी हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सैन्य दलों की होती है। इस प्रकार से देश के संरक्षण के लिए लड़ करके देश के सीमाओं का रक्षण करना, यह सैन्य दलों की अहम जिम्मेवारी युद्ध काल के दौरान होती है। इसके अलावा भी जब शांति काल होता है, उस शांति काल में भी हमारे सैन्य दल अलग अलग किस्म से देश की सेवा करने में अपना योगदान देते हैं। जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम देश में खड़ा होता हो तो उस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, शासन का और प्रशासन का मदद करने के लिए हमारे सैन्य दल हमेशा से ही तत्परता से सेवा देते हैं। उसी के साथ साथ शांति काल में सैनिकों को, सेना को प्रशिक्षण देने का भी काम होता है। युद्ध के लिए सैनिकों को जो प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है, वह प्रशिक्षण देने का कार्य भी शांति काल में पूरा होता है। उसी के साथ जब कभी भी शासन को या प्रशासन को कभी भी जब भी जरूरत पड़ती है तो उस जरूरत के समय देश की अखंडता, देश की एकता टिकाए रखने के लिए शासन का और प्रशासन का मदद करने के लिए भी सैन्य दल हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। उसी के साथ जब कभी भी हमारे देश में नैसर्गिक आपदा आती है, उस नैसर्गिक आपदा के समय सरकार के मदद के लिए सैन्य दल हमेशा से ही आते हैं। तो इस तरह से युद्ध के दौरान पड़ोसी मुल्कों के घुसखोरी को रोकते हुए देश का संरक्षण करना और शांति काल में सरकार की, सिविलियंस की, जनरल पब्लिक की मदद करना, यह सैन्य दलों का काम होता है। सैन्य दल यह हमारे भारतीय राज्य घटना के यूनियन लिस्ट में, मतलब केंद्रीय सूची में आने वाला विषय है। इस वजह से सैन्य दलों को प्रशिक्षण देना और सैन्य दलों का जो कोई भी विषय होता है, वह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होता है। मतलब केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है और केंद्र सरकार के नियमानुसार सैन्य दलों को कार्यवाही करनी पड़ती है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य दल हमारे देश में कार्यरत होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बतलाया है, भारत के सैन्य दलों में प्रमुख
तीन प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 आर्मी यानी कि थल सेना, नंबर 2 नेवी यानी कि नौसेना, नंबर 3 एयरफोर्स यानी वायुसेना। इन तीनों दलों के प्रमुख के तौर पर भारत के राष्ट्रपति कार्यरत होते हैं। भारत के राष्ट्रपति यह तीनों दलों के सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं। यह तीनों भी दलों के मतलब भारत के सैन्य दलों के जो प्रमुख है, प्रमुख के तौर पर हमारे भारत के राष्ट्रपति कार्यरत होते हैं। अभी हम देखेंगे डिफेंस सर्विसेज मतलब सैन्य दल का जो पहली सेवा है उसे हम आर्मी कहते हैं, हिंदी में उसे थल सेना कहते हैं। उस थल सेना के बारे में हम जानकारी लेंगे। थल सेना मतलब वह सेना जो जमीन पर रह करके शत्रु के साथ कार्यवाही करती है, जो जमीन पर रह करके शत्रु के साथ लड़ाई लड़ती है, उसे थल सेना कहा जाता है। ग्राउंड फाइटिंग फोर्सेस, द फोर्सेस जो ग्राउंड पे लड़ती है, ऑन ग्राउंड जो फोर्सेस कार्यवाही करती है, उन फोर्सेस को हम थल सेना के नाम से जानते हैं। थल सेना के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, उस प्रमुख अधिकारी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रमुख पद पर जनरल रैंक के अधिकारी कार्यरत होते हैं। प्रस्तुत समय में जनरल नरवणे यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यरत है। स्क्रीन पे जो आप यहां पर सिंबल देख रहे हो, यह सिंबल भारत के थल सेना का सिंबल है, इंडियन आर्मी का यह सिंबल है। भारत के थल सेना के विभिन्न शाखाएं भी है जिसे हम ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी कहते हैं। भारत के थल सेना के जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का वर्गीकरण हम प्रमुख 2 मुद्दों में करते हैं। उसमें जो पहला मुद्दा है नॉन टेक्निकल, गैर तकनीकी शाखाएं। गैर तकनीकी शाखाओं में 3 प्रमुख कोर सम्मिलित है। नंबर 1 इन्फंट्री, नंबर 2 आर्मर्ड कोर और नंबर 3 आर्टिलरी। पहले हम जानेंगे यह इन्फंट्री क्या होता है। इन्फंट्री पैदल सेना को कहते हैं। इन्फंट्री मतलब वह सेना जो जमीन पर पैदल हो करके दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई करते हैं। दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई करने में जो सेना कार्यरत होती है, पैदल चल करके ग्राउंड पर पैदल लड़ाई लड़ी जाती है, वह लड़ाई इन्फंट्री द्वारा लड़ी जाती है। इन्फंट्री के बाद जो दूसरा दल है उसे आर्मर्ड कोर कहते हैं। आर्मर्ड कोर का मतलब इस आर्मर्ड कोर में कवच युक्त गाड़ियां, टैंक, लोहा आच्छादित बख्तरबंद मोटर कार, इन जैसे गाड़ियों के मदद से दुश्मन के साथ लड़ने वाले ट्रूप्स को, लड़ने वाले सेना को आर्मर्ड कोर कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो टैंक होते हैं, उन टैंक को कवच के द्वारा कवर किया जाता है। लोहे का यह कवच होता है और यह टैंक दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए हमेशा से तैयार होते हैं। जब कभी भी इन्फंट्री को मदद देनी होती है, पैदल सेना को मदद देनी होती है, उस समय आर्मर्ड कोर पैदल सेना को मदद देती है, दुश्मन को रोक कर रखने में टैंकों द्वारा उन पर हमला करती है। उसके बाद जो तीसरा कोर है, जो तीसरी शाखा है गैर तकनीकी, उसे हम आर्टिलरी कहते हैं। इस आर्टिलरी में तोप, रॉकेट, मोर्टार, इन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर करके दुश्मन पर हमला किया जाता है। दुश्मन जब कुछ दूरी पर होता है तो दुश्मन के दूरी का अंदाजा लगाकर दुश्मन के इलाके पर
कुछ निश्चित दूरी से हमला करने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन मोर्टार जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर करके दुश्मन पर हमला चढ़ाया जाता है, उसे हम आर्टिलरी कहते हैं। पैदल सेना को मदद करने के लिए, पैदल सेना का काम आसान करने के लिए आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी कोर उन्हें अपनी मुहिम पूरी करने के लिए मदद के तौर पर कार्यरत होते हैं। तो इस तरह से गैर तकनीकी शाखाओं में इन्फंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी इन तीनों का समावेश होता है। उसके बाद हम देखेंगे तकनीकी कोर, तकनीकी शाखा, जिसे हम टेक्निकल ब्रांच कहते हैं। टेक्निकल ब्रांच में कोर ऑफ इंजीनियर्स सम्मिलित होते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स दुश्मन के हाल चाल पर बाधाएं डालना या दुश्मन तक इन्फंट्री को पहुंचाने के लिए जो कोई भी बाधाएं आते हैं उन बाधाओं को हटाने के लिए इन्फंट्री की मदद करना, इस प्रकार के काम कोर ऑफ इंजीनियर्स को करने होते हैं। मान लीजिएगा कि इन्फंट्री को दुश्मन के इलाके तक या दुश्मन तक पहुंचना है। दुश्मन तक पहुंचने के लिए जो कोई भी ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आते हैं, जो कोई भी बाधाएं रास्ते में आते हैं, मान लीजिएगा वहां तक जाने के लिए दरी हो सकती है, बीच में नदी हो सकती है या कोई नाला हो सकता है, तो उस नाले पर, उस नदी पर तुरंत इन्फंट्री को ब्रिज बांध कर देना, मतलब उस बाधाओं को हटाने के लिए इन्फंट्री की मदद करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स कार्यरत होते हैं। उसी प्रकार से दुश्मन के हालचाल पे बाधाएं डालने के लिए भी कोर ऑफ इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है। यह तकनीकी शाखा की पहली शाखा है। अभी हम देखेंगे तकनीकी ब्रांच की दूसरी शाखा जो है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME की तौर पे यह शाखा जानी जाती है। इस कोर का मुख्य उद्देश्य होता है सैन्य दल के पास जो कोई भी गाड़ियां होती है, विद्युत उपकरण या विद्युत का जो सामान होता है, इनकी मरम्मत करना। सैन्य दलों को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो कोई भी तार या बिन तार की जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म की मरम्मत करना और सैन्य दलों को यांत्रिकी साजो सामान उपलब्ध कर देना और यांत्रिकी तौर पे, तकनीकी तौर पर सैन्य दलों को मदद करने के लिए EME कोर कार्यरत होते हैं। तो इस तरह से थल सेना के यह दो गैर तकनीकी और तकनीकी, यह दो अहम ब्रांचेस है जिनके बारे में हमने अभी जाना है। इसके बाद हम देखेंगे सैन्य दलों को सपोर्टिंग सर्विसेज की तौर पर, थल सेना को सपोर्टिंग सर्विसेज की तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्टिंग सर्विसेज देने वाले विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। उसमें से पहली शाखा है आर्मी सर्विस कोर। आर्मी सर्विस कोर, यह कोर जो है, यह सेनाओं को आवश्यक जो वस्तुएं होती है, वह आवश्यक वस्तुएं सेना तक पहुंचाने का काम करती है। सेनाओं को भोजन पहुंचाना, पेट्रोल, चारा, इसके अलावा दैनंदिन आवश्यक की जो भी वस्तुएं होती है, वह वस्तुएं सेना तक पहुंचाने के लिए यह कोर कार्यरत होता है। उसके बाद 2 नंबर का जो कोर है, जिसे आर्मी पोस्टल सर्विसेज कहते हैं। पोस्टल सर्विसेज मतलब तार का पहुंचाना, और जो कोई भी पोस्टल सर्विसेज होते हैं वह पोस्टल सर्विसेज आर्मी के लिए करने के लिए आर्मी पोस्टल सर्विसेज कार्यरत है। उसके बाद नंबर 3 की जो सेवा है आर्मी मेडिकल कोर, इसमें युद्ध के दौरान जख्मी हुए सिपाहियों को इलाज करना, और उसके बाद थल सेना में जो कोई भी सिपाही कार्यरत होते हैं, जो कोई भी सिपाही अपनी सेवा देते हैं, उन सभी के इलाज के लिए
यह आर्मी मेडिकल कोर कार्यरत होते हैं। उसके बाद रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। इस रिमाउंट और एंड वेटरनरी कोर में जो पशुएं युद्ध के दौरान थल सेना को मदद करते हैं, उन पशुओं को ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जैसे कि कुत्तों को ट्रेनिंग देना, ऊंटों को ट्रेनिंग देना, घोड़ों को ट्रेनिंग देना। इस तरीके से जो पशुएं हैं उन पशुओं को ट्रेनिंग दे करके उन पशुओं का इस्तेमाल युद्ध में और युद्ध के दौरान किस प्रकार से किया जाता है, यह देखने की जिम्मेवारी आरवीसी यानी रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर की होती है। उसके बाद का जो कोर है आर्मी एजुकेशन कोर। इस एजुकेशन कोर में सिपाहियों के और अफसरों के शैक्षणिक पात्रता और उन्हें शिक्षण देने का काम किया जाता है। उसके बाद का जो कोर है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। युद्ध के दौरान सैनिकों को, इन्फंट्री को आर्म्स एंड एम्युनिशन मतलब दारू गोला पहुंचाना, उसके अलावा युद्ध के लिए जो आवश्यक साधन सामग्री होती है उन सभी साधन सामग्री को पहुंचाने की जिम्मेवारी ऑर्डिनेंस कोर की होती है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट होता है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। सभी थल सेना के सिपाहियों को, थल सेना में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को ग्रोसरी और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, उपलब्ध करने के लिए कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट चलाया जाता है। इस तरह से आर्मी के सपोर्टिंग सर्विसेज की तौर पर, थल सेना के सहायक सर्विसेज की तौर पर यह विभिन्न सेवाएं कार्यरत होती है। इसके अलावा और बहुत सारी सेवाएं और बहुत सारे कोर आर्मी में कार्यरत होते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ चुनिंदा सपोर्ट सर्विसेज के बारे में अब तक आपको मालूमात दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि थल सेना में कौन कौन से कमांड कार्यरत है। हमारे देश में कुल मिलाकर थल सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग जगहों पर 7 विभिन्न कमांड स्थित है। पहला जो कमांड है ईस्टर्न कमांड, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दूसरा जो कमांड है सेंट्रल कमांड, लखनऊ में स्थित है। तीसरा जो कमांड है नदन कमांड, भारत के उत्तर में उधमपुर में स्थित है। चौथा कमांड सदर्न कमांड, मतलब भारत के दक्षिण में पुणे इस जगह पर इस सदर्न कमांड का मुख्यालय है। पांचवा जो कमांड है साउथ वेस्ट कमांड, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। छठा वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में स्थित है। और सातवां और आखिरी कमांड जो ट्रेनिंग के लिए कार्यरत है, जिसे हम ट्रेनिंग कमांड कहते हैं, वह शिमला में स्थित है। तो इस प्रकार से भारत में थल सेना के यह 7 कमांड है और अपने अपने जिम्मेवारी के इलाकों में यह 7 कमांड पूरे भारत देश में कार्यरत है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भारत की जो पहली सैन्य दल की सेवा है, जिसे हम थल सेना कहते हैं, उस थल सेना के बारे में हमने यहाँ तक बातचीत की है। इसके बाद हम देखेंगे नौसेना की रचना कैसी है और नौसेना किस प्रकार से हमारे देश में कार्यरत है। डिफेंस सर्विस नेवी। नौसेना मतलब वह सेना जो समंदर की सतह पर, समंदर के सतह के ऊपर और समंदर के सतह के नीचे हमारे देश के सीमा रेखाओं की निगरानी करती है, उसे हम नौसेना कहते हैं। नौसेना एक ऐसी सेना है जो सेना समंदर के सतह के ऊपर मतलब ऑपरेटिंग ऑन द सी, उसके अलावा ऑपरेटिंग अबव द सी मतलब समंदर की सतह के ऊपर अपने हवाई जहाजों के मदद से भी नौसेना समंदर पे निगरानी रखने का काम करती है। उसी के साथ साथ नौसेना अंडर द सी
मतलब जो सबमरीन्स होते हैं उस सबमरीन की मदद से समंदर के सतह के नीचे भी हमारे देश के सीमा रेखाओं की निगरानी करते हैं। इस तरह से हमारे देश की नौसेना समंदर पर निगरानी रखने के लिए कार्यरत है। समंदर के ऊपर, समंदर की सतह पर और समंदर के नीचे यह सेना हमारे देश की निगरानी के लिए कार्यरत है। नौसेना के प्रमुख पद को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं। इस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो नौसेना के प्रमुख अधिकारी होते हैं, वे अधिकारी एडमिरल इस रैंक के अधिकारी होते हैं। यहां पर आप जो सिंबल देख रहे हो स्क्रीन पर, यह सिंबल नेवी का, इंडियन नेवी का सिंबल है। इंडियन नेवी भारत की नौसेना के 3 कमांड है। नंबर 1 वेस्टर्न नेवल कमांड, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह कमांड एक्सरसाइज एंड कंट्रोल, मतलब भारत के अरेबियन सी, अरबी समुद्र के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेवारी वेस्टर्न नेवल कमांड को दी गई है। उसके बाद जो दूसरा कमांड है ईस्टर्न नेवल कमांड, यह विशाखापट्टनम में स्थित है। बंगाल के खाड़ी पर निगरानी रखने की जिम्मेवारी, वहां पर कार्यरत रहने की जिम्मेवारी ईस्टर्न नेवल कमांड को दी गई है। और नेवी का जो तीसरा कमांड है सदर्न नेवल कमांड, यह केरल के कोची यहां पर स्थित है। इस सदर्न नेवल कमांड की जिम्मेवारी होती है कि जो कोई भी नेवी में रिक्रूट होते हैं उन अधिकारियों को, उन सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के लिए सदर्न नेवल कमांड कोची में कार्यरत है। इस तरह से भारत की नौसेना के यह 3 कमांड हमारे देश में कार्यरत है। और यहां पर हम हमारे देश के सैन्य दल की जो दूसरी सेवा है, वो दूसरी सेवा नौसेना की हमने यहां पर बातचीत की है। अब हमारे सैन्य दल के जो तीसरी सेवा है वायुसेना, उस वायुसेना के बारे में हम जानेंगे। यहां पर आप देख सकते हो नेवी, नौसेना समंदर के सतह के ऊपर अपने हवाई जहाजों के मदद से निगरानी रखते हैं और समंदर के सतह के नीचे सबमरीन के द्वारा, सबमरीन के माध्यम से यह निगरानी रखते हैं। यह आपको इस स्क्रीन पर जो 2 विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसमें पहला चित्र हवाई जहाज का है और दूसरा जो चित्र है वो सबमरीन का है। अब हम देखेंगे तीसरी सेवा वायुसेना। भारत में 8 अक्टूबर 1932 को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की नींव रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हमें यहां पर दिखलाई पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, उन प्रमुख अधिकारी को चीफ ऑफ एयरफोर्स कहते हैं। यह अफसर एयर चीफ मार्शल रैंक के अफसर चीफ ऑफ एयरफोर्स के तौर पर कार्यरत होते हैं। कुल मिलाकर भारत में एयरफोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए 7 कमांड कार्यरत है। भारत के अलग अलग जगहों पर यह 7 प्रकार के कमांड स्थित है। यहां पर आप जो सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल को हम एयरफोर्स का सिंबल, यह एयरफोर्स का सिंबल है। तो इस प्रकार से अब तक हमने थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके बारे में जाना है। जाते जाते आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों भी सेवाओं में जो सैल्यूट दिए जाते हैं, वो सैल्यूट किस प्रकार से होते हैं, उन सैल्यूट का मतलब क्या है और तीनों भी सैल्यूट सेवाओं के सैल्यूट में विभिन्नता क्या है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरी में सैल्यूट किन किन प्रकार के हैं। पहला जो सैल्यूट का प्रकार है
उस सैल्यूट के प्रकार को आप यहां पर देख सकते हो इस एरो के माध्यम से। यह सैल्यूट का जो प्रकार है वह आर्मी में पाया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है फॉरवर्ड फेसिंग ओपन पाम। जो हमारे हाथ का पंजा होता है वह पंजा हमारे फोरहेड से 180 डिग्री पर रखा हुआ होता है। हमारे हाथ का पंजा, हाथ की हथेली सीधे 180 डिग्री के कोण पर हम फोरहेड पर रखते हैं और आर्मी में सैल्यूट देते हैं। इस सैल्यूट का मतलब होता है कि हम जिसे यह सैल्यूट दे रहे हैं उस आगे वाले व्यक्ति का हम सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान करते समय हमारे दिल में कोई भी किसी भी प्रकार की खोट नहीं है। साफ दिल से हम आगे वाले व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे हाथ में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं है और किसी भी प्रकार से हम आगे वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से खड़े नहीं हैं। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है और साफ दिल से हम आपका सम्मान कर रहे हैं। यह इस सैल्यूट का मतलब होता है। यह होगा पहला सैल्यूट। अभी दूसरा सैल्यूट हम देखेंगे, एयरफोर्स यानी वायुसेना का सैल्यूट। यहां पर आप देख सकते हो वायुसेना का सैल्यूट। यहां पर लिखा है अपवर्ड फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। पहले एयरफोर्स का सैल्यूट भी आर्मी के सैल्यूट जैसा ही था, लेकिन बाद में एयरफोर्स का सैल्यूट कुछ अलग प्रकार से होना चाहिए। इस वजह से एयरफोर्स के सैल्यूट में बदलाव लाया गया और इस बदलाव के तहत एयरफोर्स का सैल्यूट जब कोई करते हैं तो वह हाथ की हथेली मतलब हाथ का पंजा यह हमारे फोरहेड से 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाया जाता है, जब हम उस हाथ के हथेली को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई आसमान में फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है। आसमान पर हवाई जहाज उड़ने के पोजीशन पर जब होता है उस पोजीशन की तरह हम हमारी हाथ की हथेली हमारे फोरहेड पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखते हैं। यह एयरफोर्स का सैल्यूट है। नंबर 3 जो सैल्यूट अब हम देखेंगे वह है नौसेना का यानी कि नेवी का सैल्यूट। यहां पर लिखा है डाउनवर्ड फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ। इस सैल्यूट में हम हमारे हाथ का जो पंजा होता है वह जमीन की तरफ हम उसका हाथ करते हैं। हमारे हथेली का जो पाम होता है वह पाम मतलब हमारी हथेली यह जमीन की ओर रख कर हम सैल्यूट करते हैं। हमारे फोरहेड पर जब हम हमारी हथेली रखते हैं, हमारे हाथ का जो पंजा रखते हैं, वह पंजा और हमारे सिर के जो फोरहेड है उस फोरहेड में 90 डिग्री का कोण बना होता है। यह सैल्यूट इस प्रकार से मतलब जमीन की ओर हमारा पंजा करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि नौसेना में जो अधिकारी या जो सिपाही काम करते हैं वह तकनीकी तरीके का काम होने के कारण उनके हाथ ग्रीस और ऑयल से भरे हुए होते हैं। उनके हाथ ग्रीस और ऑयल से मैले हुए होते हैं और वह मैल सैल्यूट करते समय आगे वाले अधिकारी को ना दिखना चाहिए। इस वजह से यह हाथ की हथेली मतलब हमारे हाथ का पंजा हम जमीन की ओर उसे रखते हैं। इस वजह से यह सैल्यूट इस प्रकार का दिया जाता है। तो इस तरह से आर्मी मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों भी सेनाओं के सैल्यूट इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम इस लेक्चर में आज भारत के 3 सैन्य दल की जो सेवाएं हैं, थल सेना, नौसेना
और वायुसेना इनके बारे में जानकारी ली है। इस लेक्चर में मैं यहीं पर रुकता हूं। धन्यवाद।